स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड। भारतीय बाजारों में एक सपाट शुरुआत के बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली बढ़ रही है। 18,609 के स्तरों पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ, तो धीरे धीरे करके मुनाफा वसूली का प्रेशर बढ़ता हुआ। निफ्टी बैंक आप देखेंगे तो ये 75 पॉइंट नीचे है। मिड कैप्स में भी आज मुनाफा वसूली दिखाई दे रही है। नजरें रहेंगी कि क्या इन लेवल्स को होल्ड कर पाता है या फिर एक डीपर नॉक मार्केट में लगता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल तो मामला थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर बैठता हुआ दिखाई दिया है। फटाफट आपको इस समय के टॉप ट्रेड्स बता देते हैं, फिर ऑफ कोर्स हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। अदानी एंटरप्राइजेस 2.5% नीचे, ये टॉप लूजर है इंडेक्स का। अब टाटा मोटर्स में भी पोजीशंस अनवाइंड होती हुई साफ दिखाई दे रही हैं और मेटल की तेजी इन ऑटो कंपनियों के लिए नेगेटिव रहेगी। याद रखिएगा, पिछले हफ्ते ही मारुति ने कह दिया था कि जनवरी ऑनवर्ड्स वो प्राइस हाइक करना शुरू करेंगे क्योंकि दाम बढ़ने लगे हैं मेटल्स के, इनका इनपुट जो है वो बढ़ रहा है। तो ये इनफैक्ट एक बुरी खबर है तमाम ऑटो कंपनियों के लिए। डीवीज लैब एक ग्रॉस अंडर परफॉर्मर, मार्केट 18,500 अब 19,000 की तैयारी कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक चला नहीं। आज एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स में भी मुनाफा वसूली के ही सौदे बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तेजी की तरफ मेटल्स बैठे हैं, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स हैं जहां पर खरीदारी अच्छी हो रही है। मेटल इंडेक्स कंट्रोल में इस समय तो दिखाई दे रहा है। चलिए अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। स्वाति होतकर और साथ ही साथ आशीष चतुर्मोता हमारा साथ देंगे कुछ ही देर में, और राजेश सातपुते और आशीष बहेती हैं। 1.5 घंटा हो चुका है मार्केट खुलने के बाद, इनफैक्ट 1 घंटा हो चुका है लगभग। राजेश, कोई नया ट्रेड जो इस समय आपको दिख रहा है, तेजी या फिर मंदी की तरफ? हर्षिता जी, मुझे लगता है थोड़ी मंदी ओपन रखनी चाहिए क्योंकि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है। तो यहाँ पे सेल कहाँ करेंगे? लॉरस लैब। लॉरस लैब अगर लास्ट वीक देखे तो एक सेल ऑफ हुआ था, उसके बाद 2 दिन का पॉज, थोड़ी रिलीफ रैली मिली। मुझे लगता है उस रिलीफ रैली को हम लोग सेलिंग के लिए यूज करेंगे। तो सेल लॉरस लैब 422 के आसपास है, फिलहाल ट्रेड हो रहा है। 430 का स्टॉप लॉस होगा और मेरे हिसाब से जो टारगेट होना चाहिए वो इंट्राडे के लिए 400 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है। मुझे लगता है वो 400 इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए। अगर वो टूटता है तो नई मंदी खुलेगी। तो इट्स सेल इन लॉरस लैब। एक काम करते हैं, एक बार जरा मोदी जी की स्पीच सुन लेते हैं, वो जो वोटिंग करने गए वहां पर। उसके बाद उनको भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। હું ગુજરાતના મતદારોનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એમણે આ લોકતંત્રના ઉત્સવને આન બાન શાન સાથે ઉજવ્યો। ओके, तो वो हिंदी में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पहले शुक्रिया कहा, उसके बाद अब वही स्टेटमेंट गुजराती में। तो लेकिन निफ्टी इस समय 18,600 पर और अदानी एंटरप्राइजेस इस समय वो भी काफ़ी नीचे है। तो देखिए, ये जो एक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट में कई बार फॉल्स ब्रेकडाउन आते हैं। ये ऑलमोस्ट डेजा वू आ रहा है मुझे 2017 में, हाँ 2017 में भी ऑलमोस्ट यही ट्रेंड देखा था मैंने। मार्केट पोजीशन एक तरफ हो गया था लेकिन उसके बाद मूव दूसरी तरफ आया था। तो ये इलेक्शन से पहले और ये जो आप मूव देख रहे हैं बेसिकली ये वो उसी से रिलेटेड है, जिसमें आप एक क्लियरली एक मूव देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अब एक काम करते हैं, अब अपने बाकी गेस्ट को जोड़ना शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से स्वाति जी भी जुड़ गई हैं अब हमारे साथ और आशीष चतुर्मोता जी भी शायद अब जुड़ेंगे हमारे साथ। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। आशीष जी, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए कैसे देख रहे हैं इस ब्रेकडाउन के, मिनी ब्रेकडाउन है इसको, और इसको बाय करेंगे, अवॉइड करेंगे, और स्टॉक कॉल क्या होगी आपकी इस समय की? गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, मेरे हिसाब से एक बहुत ही स्ट्रांग मूव के बाद पहली एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है और मेरे ख्याल से थोड़ी एक्सटेंड होते हुए नजर आती है क्योंकि 18,500-600 पे हमने एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देखा था, वहां से एक अच्छी रैली आई। मेरे हिसाब से रीटेस्टिंग उस ब्रेकआउट जोन को करेगा तो 18,600 से 18,550 तक के मूव में, ये फ्यूचर लेवल्स की बात कर रहा हूँ, जो अभी 18,730 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो 18,600 से 550 तक की एक डिप देखने को नजर आ सकती है क्योंकि 3 दिन के हाई लोस को निफ्टी ने ब्रीच किया है। तो वहां तक की एक डिप मिलेगी तो बाय ऑन डिप की रणनीति बरकरार रहेगी, पर ये थोड़ा डिप मुझे लगता है आती हुई नजर आएगी।
तो जो भी हम रिकमेंड भी कर रहे हैं इसको थोड़ा सा करंट लेवल्स पर और डिप पर एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी rather देन एट वन गो बड़ा पोजीशन बनाने के। तो मेरे हिसाब से 100 से 150 पॉइंट की एक प्रॉफिट बुकिंग बाजार में नजर आती है। जहां तक कि स्टॉक्स का सवाल है तो देखिए मुझे ग्रासिम काफी पसंद आ रहा है। मुझे लगता है ग्रासिम के अंदर एक बहुत ही बढ़िया करीब करीब 9 महीने का ब्रेकआउट देखने को नजर आया है, बट क्योंकि बाजार में एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है तो यहाँ डिप मिल रही है। बट 1790 1785 पे एक अच्छा सपोर्ट है, तो 1785 का एक स्टॉप लॉस रखकर ग्रासिम पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 1819 पे स्पॉट पे इस समय ट्रेड कर रहा है, करंट लेवल्स पे लेना चाहिए। साथ ही साथ 1800 तक की डिप अगर से आती है तो उसको भी एवरेज करने के लिए यूज करना चाहिए। ऑन अपसाइड मैं समझता हूँ 1900 1920 तक की ट्रेजेक्ट्री ग्रासिम के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। एक मिड कैप पीएसयू मिड कैप प्राइवेट बैंक है जिसको हम काफी दिनों से रिकमेंड कर रहे हैं, डीसीबी बैंक। मुझे लगता है इसमें जो ब्रेकआउट है मंथली चार्ट पर वो बहुत ही डिसाइसिव है। तो 138 रुपए पे इस समय स्पॉट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 133 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 155 के पोजिशनल लक्ष्य डीसीबी बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। 0.8 टाइम प्राइस टू बुक पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। और जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर में एक मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लगता है ये प्राइवेट बैंक काफी अच्छी तरह से अपसाइड में रैली कर सकता है। तो ग्रासिम और डीसीबी ये दो स्टॉक करंट लेवल्स पर और थोड़े डिप्स पर इनको एक्यूमुलेट करने की सलाह मेरी मौजूदा मार्केट को देखते हुए हम रिकमेंड कर रहे हैं। डिप्स पर खरीदारी करके चले। एक तो ग्रासिम 1930 के टारगेट के लिए, 1920 के टारगेट के लिए मौका तेजी का, और डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक जिसको लेकर काफी बुलिश रहे हैं आशीष पिछले पूरे हफ्ते, उसको रीइटरेट किया जा रहा है। 155 के टारगेट के लिए मौका बढ़िया है। स्वाति गुड मॉर्निंग, आपने क्या स्पॉट किया, आप क्या ट्रेड लेंगी? यस, डेफिनेटली मार्केट में लिटिल बिट करेक्शन हमें देखने मिल रहा है, बट मुझे लगता है शॉर्ट लिव्ड रहेगा ये करेक्शन। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। ऐसे मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम रैली देखने मिल रही है, तो आई बिलीव कि मैं लॉन्ग साइड ही रहूंगी। आज के लिए मैं 2 बाय कॉल लेके आई हूँ। फर्स्ट पिक भी ऑन फिनपाइप, फिनोलेक्स पाइप, करंट लेवल पे 170 के आसपास चल रहा है। हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन में डेली चार्ट में हर्षदा जी हमने देखा है कि इसने फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है वॉल्यूम्स के साथ। मुझे लगता है इसमें काफी पोटेंशियल है अपसाइड में 180 185 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो फिनपाइप करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 165 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 180। सेकेंड बाय कॉल मेरा एफएसएल पे है। एफएसएल का अगर आप चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट फ्रॉम जनवरी से ये कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में चल रहा था, सेलिंग प्रेशर में था। अभी ये फ्राइडे हम लोग ने देखा कि इसने 200 डीएमए के ऊपर आ चुका है एंड वेल प्लेस्ड है ऑन द क्लोजिंग बेसिस। आज भी साइडवेज मोमेंटम में है, ज्यादा मेजर हमें फिलहाल तो अभी लॉन्ग बिल्डअप नहीं देख रहा है, बट आई बिलीव इसमें भी काफी क्षमता है कि ये अपसाइड में हमें अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 125 130 के आसपास तक। तो एफएसएल करंट लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 113 के आसपास चल रहा है, 125 के टारगेट्स में देती हूँ। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 110 को। ओके, फर्स्ट सोर्स में बाय करिए। चलिए बहेती जी से भी कॉल ले लेते हैं और उसके बाद उनको शुक्रिया भी बोलना है। बहेती जी बताइए इस समय क्या आपकी फ्रेश कॉल? जी, टाटा मोटर्स में जिस हिसाब से क्रैकडाउन है और पिछले 3 दिनों से एक अच्छा सेलिंग देखने मिल रहा है, लोअर लोज कंटिन्यूसली स्टॉक बनाया जा रहा है, तो हमें लगता है कि टाटा मोटर्स में करंट लेवल पे सेलिंग एक अच्छा विकल्प है। 434 का एक एसएल मेंटेन करे। स्टॉक अपने 20 डेमा के पास है, अगर ये ब्रीच होता है तो इसमें और अच्छी खासी प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो 420 का टारगेट के लिए बिकवाली की सलाह रहेगी। सेकेंड कॉल टाटा केमिकल में ही है, इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि इसमें एक तेजी की तरफ पोजीशन बनाए रखना चाहिए। 1030 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है कि इसमें भी 1100 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। तो टाटा केमिकल जो आपने सुबह में सुझाया था 1100 के टारगेट को आप रिटरेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस समय टाटा मोटर्स पर इनकी नजरें गई। जो नया ट्रेड आया है वो इस समय टाटा मोटर्स में है, वो लेकर आइएगा लेवल्स। देखिए एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है 1.5% नीचे वो काउंटर, और यहाँ पर कुछ और दबाव देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स ही नहीं, कुछ और स्टॉक्स जो बाजार को इस समय नीचे खींच रहे हैं, उसकी बात कर ली जाए। एक तो डीवीज लैब जो एक ग्रॉस अंडर परफॉर्मर के तौर पर साबित हुआ है। डॉक्टर रेड्डीज में भी मुनाफा वसूली, सिप्ला में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। आशीष चतुर्मोता, इन फार्मा कंपनियों में अब क्या लग रहा है, पोजीशंस और भी अनवाइंड होती हुई दिखाई देगी जैसे हाई बीटा स्टॉक्स चलने लगेंगे?
ट्रेंड तो काफी स्टेब्लिश नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक बहुत ही ऐसे मार्केट में जहां पर पे वैल्यू स्टॉक के साथ साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्केट मोमेंटम और हाई बीटा की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं किस तरह से रियल स्टेट स्टॉक में रैली आना शुरू होती है। पीएसयू बैंक्स में हम एक अच्छा मूव देख रहे हैं, काफी प्राइवेट बैंक्स में अच्छा एक ट्रेंड बन रहा है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में हम देखते हैं डिफेंसिव कहीं ना कहीं बैक सेट पे ले लेते हैं, और खासतौर पर फार्मा जहां पर पे ट्रेंड हमें अभी भी बहुत ही साइडवेज नजर आता है। तो मेरे हिसाब से इनमें अनवाइंडिंग बनी रहेगी। कोई मेजर वीकनेस तो मैं नहीं कहूंगा, पर मुझे लगता है कि बाजार को अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर पे मोमेंटम मिसिंग रहेगा। तो इनसे कहीं ना कहीं पोजीशंस को कम करके आईटी पे फोकस करना चाहिए, बैंकिंग फाइनेंशियल्स पे फोकस करना चाहिए, कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग थीम पर फोकस करना चाहिए, जहां पे मुझे लगता है ट्रेंड काफी मजबूत बनता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड इस समय थोड़ा वीक इंडिविजुअल स्टॉक्स में। बीएचईएल अब 4% नीचे, देखिए वो ज़बरदस्त एक सुबह सुबह एक वार्निंग उसमें दी गई थी आपको कि इसको चेज़ मत करिएगा, गैप से बाहर है, बैंड से बाहर है सिर्फ इस चीज़ के लिए, क्योंकि नॉर्मली इसमें एक बहुत बड़ी तेज़ी हो चुकी थी और आज सुबह वो लोग उसमें एक एग्ज़िट करने की कोशिश करेंगे। तो 4% नीचे। एक आशीष चतुर्मोदा जी, एक बार जरा बीएचईएल पर भी एक व्यू दे दीजिए। 87 रुपये, एक बहुत बड़ी तेज़ी देखी है हमने, किस लेवल पर ये फ्रेश बाय होगा? अभी तो प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं हम यहाँ पर। जैसे मैंने कहा, मैन्युफैक्चरिंग केपेक्स थीम काफी प्रॉमिसिंग रहेगी, और भेल ने एक अच्छी रैली के बाद मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, बट ये डिप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। मेरे हिसाब से जो बड़ा ब्रेकआउट इस स्टॉक में हुआ था वो करीब 80 के ऊपर हुआ था, और आप पूरी तरह से तो रिट्रेस होता हुआ नहीं नजर आता, बट मुझे लगता है एटलीस्ट 83 84 की ट्रेजेक्ट्री बीएचईएल के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। तो 83 बहुत ही एक अच्छा लेवल होगा जहां पर लॉन्ग पोजीशन भेल में बनानी चाहिए, और तब आप 80 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखें तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेगा, क्योंकि एक डिसाइसिव ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे हुआ है। तो हमारा मानना है कि स्टॉक इवेंचुअली आपको 3 डिजिट में यानी 100 रुपीज की ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ नजर आएगा। तो 83 के लेवल्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। ओके, तो ये फिलहाल 83 तक का इंतजार करें तभी लॉन्ग ट्रेड लिया जाए, इस समय नहीं। ये राय एकदम साफ है। अच्छा, परसिस्टेंट सिस्टम्स को रिविजिट करते हैं। 4280 तक के लेवल्स, आपको याद होगा अनुज मेंशन कर रहे थे क्यों टूट रहा है काउंटर। परसिस्टेंट पर दरअसल जेपी मॉर्गन का एक डाउनग्रेड आया है। 4100 का ये टारगेट लेकर अब जेपी मॉर्गन कह रहा है कि स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा। 2 महीने पहले इन्होंने एक ओवरवेट का कॉल दिया था और तब स्टॉक 31% तक की तेजी दिखाता हुआ नजर आया था। उसके बाद ये रिवर्सल आ रहा है। स्वाति, क्या आपको भी लग रहा है कि टेक्निकली चार्ट अब कुछ और बिकवाली की तरफ दिख रहा है और टूट सकता है? क्या 4100 के टारगेट से आप इत्तेफाक रखती हैं चार्ट्स पर? यस हर्षिता जी, डेफिनेटली, क्योंकि काफी अच्छी रैली दे चुकी थी। 3900 का उसका ब्रेकआउट लेवल था, एंड वहां से ये 4400 के आसपास गया था। 52 भी का है, 49 के 100 के आसपास है। मुझे लगता है इस 4100 के लेवल्स टेस्ट करने के लिए कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 42 43 करंट लेवल्स चल रहे, तो मुझे लगता है ये एक बार ये 20 डीएम में वापस टेस्ट करते हैं, या जहां से ब्रेकआउट दिया था 3900 के आसपास, वहां तक एक बार वो रिटेस्ट करने आ सकते हैं, वापस एक नया लेग स्टार्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग एक प्रॉफिट बुकिंग इसमें देख सकते हैं। ओके, शॉर्ट टर्म में एक शायद प्रॉफिट टेकिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इस समय एक कॉल आता हुआ। आप अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में अब हमारे साथ एवेंडस कैपिटल ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज की को सीईओ वैभव सांघवी जुड़ गए हैं। वैभव काफ़ी समय से एक्चुअली मार्केट के साथ लिंक्ड रहे हैं। 6 साल से ये इस जो फंड है इसी को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं, को फाउंडर भी रहे हैं इसके। उससे पहले वो एम्बिट में 9 साल थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे वहाँ पर। उससे पहले डीएसपी मैरिल लिंच में करीब 3 साल उन्होंने बिताए थे, और एचडीएफसी बैंक में भी करीब 5 साल इन्होंने बिताए थे, और काफ़ी सक्सेसफुल एक AIF में काफ़ी ये इन्वॉल्व रहे हैं। लॉन्ग शॉर्ट फंड तो इनके पास एक एडवांटेज होता है मार्केट में दोनों साइड पार्टिसिपेट करने का। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, इस मार्केट में जो करंट ट्रेंड है जिसमें एक ज़बरदस्त बाइंग हमने देखी और एक काफ़ी आउट परफॉर्मेंस देखी हमने इंडियन मार्केट की, स्पेशली लार्ज कैप्स में, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को? मार्केट्स ने अच्छी ब्रेकआउट दी थी फेड मीटिंग के बाद और फेड के स्टेटमेंट्स के बाद, सेइंग दैट कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट की दर इतनी जोरों से इंक्रीज नहीं होगी जैसे हुई थी अर्लियर।
उस कारण ग्लोबली और लोकली सब इन्वेस्टर्स थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हुए थे और काफी अच्छी तरह से बाइंग और की थी और मोमेंटम थी मार्केट में। 18,100 के ब्रेकआउट के बाद हम देखें कि मार्केट ने 18,800-900 के आसपास लेवल बढ़ाए और वहां से कंसोलिडेशन शुरू हुई है। एट द सेम टाइम ग्लोबली अगर हम देखें तो चाइना एक है जो इकोनॉमी जो अभी खुल रही है इकोनॉमी, और इसी के कारण ग्लोबल इन्वेस्टर्स का प्रेफरेंस अभी थोड़े समय के लिए पॉसिबिलिटी है कि वो चाइना की तरफ जा सकता है, क्योंकि वो काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है। और उस कारण हम ये भी देख सकते हैं कि मार्केट्स इंडिया में थोड़ी कंसोलिडेट हो सकता है उसी के दौरान। सो आफ्टर ए बिग रैली हमें लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन मोड ऑन है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मार्केट्स बेरिश फेज में आ रहे हैं, बट थोड़ा कंसोलिडेशन पॉसिबिलिटी है फॉर अ फ्रेश अप मूव फॉर अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म पीरियड। पर फिलहाल चाइना में थोड़ा प्रेफरेंस रहेगा। इस कंसोलिडेशन में तो फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर अच्छा खासा पैसा बन गया है, लोग मुनाफा वसूलना शुरू करते हैं, कोई ऐसा क्षेत्र, आई एम नॉट श्योर आप स्टॉक्स हमारे साथ शेयर कर पाएंगे या नहीं, अगर कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया, जहां पर आपको लग रहा है अब प्रॉफिट बुकिंग करके कहीं और पैसा एलोकेट किया जाए, रिटर्न्स कहां से घर ले जा रहे हैं आप? ओवरऑल बेसिस पे हम ऐसा, जैसे मैंने कहा कि हम बड़ी सी गिरावट नहीं देख रहे हैं। आई थिंक वो कंसोलिडेशन मोड ऑन है। इसके कारण हम ये इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी लेंगे कि जहां करेक्शन होता है, हमें जो सेक्टर पसंद है उसमें तो जाके हम लो लेवल्स पे थोड़ी खरीदारी करेंगे। जिस हिसाब से हमें लगता है फ्रॉम अ सेक्टरल पर्सपेक्टिव, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इज अ सेक्टर जो हम पॉजिटिव हैं, इंडस्ट्रियल्स में पॉजिटिव हैं, हमें कंज्यूमर स्टेपल्स भी ठीक लगते हैं और रिन्यूएबल्स भी ठीक लगते हैं। हालांकि हमें लगता है कि एनबीएफसी एक जो क्षेत्र है और सेक्टर है जो हमें लगता है कि थोड़ी करेक्शन हो सकती है, प्योरली बिकॉज कि 2 क्वार्टर्स, एक आध क्वार्टर में उनका रिजल्ट प्रॉबेबली कंटिन्यूड रह सकता है कि थोड़ा वीक हो सकते हैं। सो ये एक सेक्टर है हम थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। और लास्टली के मेटल्स एंड माइनिंग जो टेक्निकल करेक्शन अब हो रहा है कि चाइना के खुलने के बाद एक पॉसिबिलिटी है कि उसमें थोड़ा मोमेंटम आ सकता है। हम हायर लेवल्स पे हम देखेंगे कि इसे कैसे अंडरवेट करें। सो ऐसा व्यू बन रहा है अलग अलग सेक्टर्स में। बहुत इंटरेस्टिंग। बैंक्स में आप स्ट्रांग है लेकिन एनबीएफसीज में वीक हैं, ये मतलब अच्छी डाइकॉटमी पकड़ी है आपने यहाँ पर, और ऐसा हमने देखा भी है, कुछ बजाज फाइनेंस और ये सब स्टॉक्स काफ़ी वीक रहे हैं, जबकि बैंकिंग में, कोर बैंकिंग में काफ़ी स्ट्रेंथ रही है। आपने आईटी का जिक्र नहीं किया, आप इस पर क्या व्यू बन रहा है, दोनों लार्ज कैप और मिड कैप आईटी? क्योंकि एक व्यू बन रहा है मार्केट में कि शायद अब एक जो वैल्यूएशन रीसेट था वो पूरा हो चुका है और अब यहाँ से और एटलीस्ट वैल्यूएशन का कंफर्ट अब इंडिविजुअल स्टॉक्स में वापस आ रहा है, एटलीस्ट लार्ज कैप्स में। आप शेयर करेंगे उस व्यू को या अवॉइड करेंगे इसको? अभी करंटली अवॉइड करेंगे अनुज, प्योरली बिकॉज कि अभी तक हमने देखे कि हर एक क्वार्टर में रिजल्ट में मार्जिन एक प्रेशर में रहे हैं बिकॉज एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ रहे हैं और एंसिलरी कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं। एट द सेम टाइम आईएनआर, इन स्पाइट ऑफ फेवरेबल आईएनआर, वो क्रॉस करेंसी इम्पैक्ट में प्रॉबेबली उनको हिट हो रहा थी। ऑफ कोर्स क्रॉस करेंसी बेटर हो रही है प्योरली बिकॉज डीएक्सआई अगर हम देखें 112, 113 से 104, 105 के करीब आ गया है। बट नए ट्रेंड्स में अगर हम देख रहे हैं तो हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड एक नेचर ऑफ शिफ्ट हो रही है सॉफ्टवेयर एक्सपेंडिचर में। अर्लियर जो डिस्क्रेशनरी स्पेंड था वो चेंज होके आई थिंक मेंटेनेंस स्पेंड पे आ रहा है, विच मीन्स कि थोड़े रेवेन्यू में हम आगे जाके थोड़ा प्रेशर देख सकते हैं ऑन एन ओवरऑल आईटी सेक्टर। सो इस कारण हमें लगता है कि इतनी ऑप्टिमिज्म नहीं है यहाँ से। हमें ये भी नहीं कहते हैं कि यहाँ से बड़ी करेक्शन है, बट हमें लगता है कि ये अंडर परफॉर्मर रहेगा एटलीस्ट गोइंग फॉरवर्ड। जब ग्लोबल इकोनॉमी जब वीक हो रही है तो एक रेवेन्यू प्रेशर बनता दिख रहा है। एनवायरनमेंट में वैभव, फिर अगर कुछ नई थीम्स आइडेंटिफाई करनी होगी, वो क्या रहेगी? कुछ जानकार कैपेक्स पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जहां पर ये हार्डकोर इंफ्रा कंपनियां, रोड रेलवे वाली कंपनियों पर ध्यान है, एलएनटी जैसे आइडियाज पर बेट किया जा रहा है। क्या यहाँ पर आपने पोटेंशियल आइडेंटिफाई किया है, पैसा कमिट कर रहे हैं? नो, ऑफ कोर्स आई थिंक इंडस्ट्रियल्स, जिस हिसाब से गवर्नमेंट की फोकस रही है पीएलआई के थ्रू कि सप्लाई साइड पे कंटिन्यूस फोकस रही है,
हमें लगता है कि ये एक थीम है जो ओवरऑल बेसिस पे चल सकती है फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। आई मीन और दूसरी अगर थीम देखें तो प्रॉबेबली एक रिन्यूएबल्स भी एक थीम है जो मल्टी डेकेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑफ कोर्स उसके वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव है, बट एवरी डिक्लाइन पे हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फॉर लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियोज। तो ये दो थीम हमें डेफिनेटली पॉजिटिव लग रही है। अच्छा, मेटल्स में आपने बोला कि ये एक मेरे ख्याल से एक टेक्निकल रैली है और इसमें आप हायर लेवल पे शायद अंडरवेट होने की भी कोशिश करेंगे। यही कहा था ना आपने शायद मेटल्स पे, जो मैंने अगर सुना सही तो ये आप मानते हैं कि ये एक सुपर साइकिल नहीं है? क्योंकि कई लोग ये मान रहे हैं कि एक शायद सुपर साइकिल थी, उसमें एक थोड़ा सा ब्रेक लगा था और आगे जिस तरीके के यूएस में एक्टिविटी है, जिस तरीके की बाकी जगह पर एक्टिविटी है, शायद एक ज़बरदस्त सुपर साइकिल आगे प्ले आउट होगी। वो व्यू नहीं है आपका? नहीं अनुज, आई थिंक हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होती दिख रही हो और जिस हिसाब से लास्ट 6 महीने में जिस हिसाब से पेस ऑफ रेट हाइक्स हुए हैं, हमें लगता है कि ग्लोबल इकोनॉमी आगे नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में वो चेंज बताएगा कि वो स्लोनेस बताएगा कि यहाँ से ईज ऑफ हो सकती है। और जब भी ग्लोबल इकोनॉमी ईज होती है, it is very difficult to say कि metals and mining या commodities on an overall basis चल सकती है। हमेशा हमने देखा है कि वो प्रेशर में जनरली रहते हैं जब ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होती है। ये टेक्निकल करेक्शन क्यों हो रहा है? प्योरली बिकॉज चाइना करंटली ओपन अप हो रहा है और उसी के कारण एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पॉजिटिव है। सो हमें लगता है कि पॉसिबली एटलीस्ट इन अ वेरी शॉर्ट टर्म ये थोड़ा मोमेंटम पकड़ सकता है, बट वो मोमेंटम हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे अंडरवेट जाने के लिए गोइंग फॉरवर्ड। इस बीच हम आपसे एक ऐसे दिन बात करें जहां एमपीसी की बैठक शुरू हो रही है और 7 तारीख को क्रेडिट पॉलिसी आएगी। वैभव, कंसेंसस यही है कि एक छोटा सा रेट हाइक आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था वर्सेस अदर ग्लोबल मेजर्स, चाहे वो यूरोप हो और यूएस हो, काफी बेहतर है। तो इस रेट हाइक के पीछे क्या रुपी मैनेजमेंट, रुपी के लेवल्स और रुपी को सपोर्ट देने के पीछे ही सबसे ज्यादा फोकस होगा? और ग्रोथ को लेकर आपको क्या लग रहा है? आरबीआई का स्टांस कुछ अलग रह सकता है या फिर कॉशियसनेस ही रहेगी? आई थिंक जैसा आपने कहा, आरबीआई के प्लेट पे काफी चीजें हैं जो बैलेंस करनी है उनको। एक साइड ग्रोथ है, दूसरी साइड इन्फ्लेशन जो कि फिलहाल कंट्रोल में है, और जैसे जैसे नया क्रॉप आता है, फूड इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आता है, तो हमें लगता है कि इन्फ्लेशन मोर और लेस शुड बी ओके। उसी के दौरान अगर हम करेंसी भी देखते हैं तो करंटली 81.5 82 के करीबन लेवल्स है। अगर लास्ट लेग ऑफ डॉलर वीकनेस देखे तो हम कहीं नहीं मूव किए हैं। सो 112 DXY से 104 105 हुई है, हमारी करेंसी 81.5 82 के करीबन ही है। सो हमें लगता है कि ऑफ कोर्स ये एक पहलू रहेगा जो आरबीआई डेफिनेटली कंसिडर करेगा। सो कंसेंसस इज के बेसिकली 25 से 50 बेसिस पॉइंट के बीच में 30-35 बेसिस पॉइंट्स के करीबन रेट हाइक्स आ सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली हमें देखना है कि कमेंट्री क्या होगी, और हमें लगता है कि प्रोबेबली इन नेक्स्ट क्वार्टर और सो हम पीक ऑफ रेट एटलीस्ट फॉर द मीडियम टर्म देख सकते हैं। तो वैभव, अगर इन सब का एक सम टोटल किया जाए तो 2023 के लिए क्या आपको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट शायद एग्रीगेट लेवल पर फिक्स इनकम को ना बीट कर पाए? दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, प्योरली बिकॉज अगर आप फिक्स इनकम में देखते हैं तो दो तरीके के रिटर्न प्रोबेबली, एक तो अक्रूवल और दूसरा एक कैपिटल गेन्स भी देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन एज वेल। कि अगर समझो रेट स्टॉप आउट हो जाते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां से हम फ्रॉम अ बॉन्ड प्राइसेस पर्सपेक्टिव अच्छी तेजी देख सकते हैं। सो इट कैन बी पॉसिबल फ्रॉम अ 2023 पर्सपेक्टिव। उस लिहाज से क्या आपको लग रहा है कि ये हाल फिलहाल में जो इतनी सारी कंपनियों के बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स आए हैं वहां पर फ्लो बढ़ता हुआ दिखाई देगा? वैभव, इस तरह के एनवायरनमेंट को फिर एक रिटेल निवेशक प्ले कैसे करे? कितना पैसा फिर आपको लग रहा है थोड़ा सा शिफ्ट किया जा सकता है डेथ साइड की तरफ, और कितना फिर आप इक्विटी में रखना चाहेंगे?
भी हमें लगता है कि वो बैलेंस्ड अप्रोच, एसेट एलोकेशन अप्रोच बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ऑफ कोर्स थोड़े आप ट्वीक कर सकते हैं वेट यहाँ से वहाँ, बट वन कैन नॉट टाइम टू द प्रिसीजन, राइट। हम इन्वेस्टमेंट जब निवेश करते हैं स्पेशली फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, तब हम 3 महीने 6 महीने का आकलन नहीं करके इन्वेस्ट करेंगे। प्रॉबेबली हम 3 साल या 5 साल के का आकलन या नजरिया देख के हम इन्वेस्ट करेंगे। सो उस हिसाब से हम एसेट एलोकेशन में कंटिन्यू रहेंगे। प्रॉबेबली शॉर्टर टर्म टैक्टिकल ट्वीक्स कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 to 9 months, बट ज्यादा हम फेरबदल नहीं देखेंगे। इन टर्म्स ऑफ दैट, इक्विटीज in the medium to longer term will definitely be a much better and attractive asset class. चलिए वैभव, अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपना व्यू शेयर करने के लिए। तो ये थे वेंडर्स के वैभव सांघवी। इनका बिलीफ है कि बैंक्स में भले पॉजिटिव है लेकिन एनबीएफसी थोड़ा वीक है, आईटी पे अभी बाइंग नहीं करेंगे, मेटल्स पर हाई लेवल पर थोड़ा सा इनफैक्ट प्रॉफिट टेकिंग की एडवाइस होगी, और ओवरऑल एटलीस्ट 2023 के लिए इनका व्यू है कि शायद फिक्स इनकम आपको बेटर रिटर्न दे। हालांकि लंबे टाइम होराइजन में इक्विटीज़ आउट परफॉर्म करेंगी, ये कॉल इस समय इनकी आती हुई है। काम करते हैं, एक मार्केट पे एक रिविजिट कर लेते हैं और एक फ्रेश कॉल ले लेते हैं आशीष चतुर्वेदी जी से एक शो को ख़त्म करने से पहले। आशीष जी, एक बार ज़रा टीवीएस मोटर का चार्ट देखिए और ज़रा बताइए यहाँ पर ये जो हम एक डिक्लाइन देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन में, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है पहले, ये बाय है या फिर अभी एक रिवर्सल है यहाँ पर? मेरे हिसाब से देखिए इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक आउट परफॉर्मेंस आया, और ये हम जो देख रहे हैं इसने पिछले मंथ का लो 1025 के नीचे ब्रेक डाउन दिया है। मेरे हिसाब से तो अब जब तक 1050 के ऊपर स्टॉक की रैली ना निकले तब तक कोई सिग्निफिकेंट रिवर्सल इसमें नजर नहीं आएगा। और क्योंकि एक ब्रेकडाउन मंथली चार्ट पे है तो आपको जो डिप है वो हो सकता है 980 970 की ट्रेजेक्टरी तक जाते हुए नजर आए। तो लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करना है जब तक स्टॉक 1050 के ऊपर ना निकले, और अगर से कोई लॉन्ग में पोजीशंस में बैठे हैं तो मेरे हिसाब से 970 तक की डिप इस स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। तो उस हिसाब से अपनी पोजीशंस को प्लेस करना चाहिए, एक डिप यहाँ पर देखने को नजर आ सकती है। चलिए आशीष जी और स्वाति जी को भी अब अलविदा कहते हैं आज के लिए। शुक्रिया जुड़ने के लिए, और इनफैक्ट अब समय आ गया मुझे और हर्षिता को भी इस शो को छोड़ के जाने का, और बैटन हैंड ओवर कर देते हैं नीरज जी को अगले आधे घंटे के लिए। नीरज जी, मार्केट हल्का सा वीक है लेकिन मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस अभी बनी हुई है। या ऐसा लग रहा है कि मिड कैप ही जो है सेकेंड हाफ में आपको चलता हुआ दिखेगा। हालांकि बड़े वाले इंडेक्स में बहुत ज़्यादा कुछ वैसी चिंता की बात नहीं है, थोड़ी कमज़ोरी दिखा रहे, लेकिन मिलिए ना निफ्टी स्मॉल कैप में क्या बढ़िया रिकवरी निचले स्तर से देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मिड कैप में ही रैली बनेगी। तो इन्हीं से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल होंगे आपके, और उनके हम लोग जवाब ढूंढेंगे। और इस वक्त अगर आप कोई ट्रेड बना रहे हैं तो वो भी सवाल आप पूछ सकते हैं और तमाम सारे आपको जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ।